जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग प्रश्नावली 3.2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, हर कॉन्सेप्ट को समझते हुए, हर क्वेश्चन को समझते हुए उसको सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, यानी कि आज हम लोग समझेंगे कि प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा और उसको सॉल्व भी करेंगे। तो प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले उसमें जो भी टर्म, जो भी कंडीशन और जो भी फार्मूले, जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, सबसे पहले उसको समझना अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक कि हम उस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे नहीं, यानी उस क्वेश्चन को कैसे लगाना है, किस किस फार्मूला का यूज करना है, किस कंडीशन को यूज करना है, तब तक वो क्वेश्चन हम लोग लगा नहीं सकते हैं। तो आज का हमारा ये जो क्लास है वो आप कह सकते हैं कि जो 3.3 के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। यानी उससे पहले जितने भी आपके उदाहरण हैं उसको लगाएंगे और उसके समझेंगे कि इसमें कौन कौन से फार्मूला यूज होने वाले हैं। जैसे ही हम इस सभी एग्जाम्पल को, उससे पहले जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं उन सभी को जैसे हम लगा लेंगे तो हम लोग को ये क्या हो जाएगा कि ये पता चल जाएगा कि किस बेस पर ये आपका जो एक्सरसाइज है 3.3 वो सॉल्व होने वाला है। तो उससे आपको क्या होगा, बहुत आसानी होगी और अब बहुत आप सरलता से उन सभी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट और किस किस फार्मूला का यूज किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण ले लेते हैं, यानी एक आपका जो उदाहरण नंबर होगा, इसमें आपका उदाहरण नंबर 8 से स्टार्ट हुआ है इस प्रश्नावली का उदाहरण। तो देखिए उदाहरण नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, यानी जो 3.1 है, प्रश्नावली 3.1, उसके प्रश्न संख्या 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आपको चलना पड़ेगा प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। प्रश्नावली 3.1, आइए देखिए ये वाला प्रश्नावली 3.1, ये आफ्ताब की पुत्री से कहता है, ये वाला आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है। उसको हम क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से लगाना है, प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है। तो चलिए जो ये समीकरण दिया उसको लिख लेते हैं, है ना, जो ये समीकरण उदाहरण में दिया उसको लिख लेते हैं। आपका है उदाहरण नंबर कितना है, 8 है। ठीक है, उदाहरण नंबर 8 देख लीजिएगा। समीकरण दे दिया है आपका s-7 बराबर 7t-7 दिया है, 7t-7। ठीक, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। इसको लिख सकते हैं s-t बराबर 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7t-49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 7 को इस पर ला देंगे तो s बराबर हो जाएगा 7t-49, 7 को इस पर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 7, तो s बराबर हो जाएगा 7t-, अब 49 में से 7 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 42। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए हम क्या कर रहे हैं, आपका एग्जाम्पल नंबर 8 में जो आपका समीकरण दिया है उसको यहाँ पर हमने लिखा और उसको सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है s+3 और बराबर 3t+3। तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो s बराबर क्या हो जाएगा, s+3 अंदर करेंगे तो 3t हो जाएगा +9। 3 को इस पर लाइएगा तो s बराबर 3t+9 -3। तो s, ये s है, आप इसको 5 मत समझिएगा, s है। तो 3t 9 में से 3 जाएगा तो +6 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये जो एग्जाम्पल है ना, आपका जो प्रश्नावली है 3.1 उसका पहला क्वेश्चन है, उसका पहला क्वेश्चन है जो आप वहाँ पर शायद आफ्ताब और उसकी पुत्री से एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसी का समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसी को हमने क्या करें, समीकरणों को लिख लिए हैं। अब इसको सिर्फ क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो आइए समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि जो भी प्रॉब्लम्स दिए होते थे उनको हम क्या कर रहे थे, इक्वेशन बना रहे थे और उसको ग्राफी विधि से हल कर रहे थे। उसका कुछ पॉइंट्स निकाल रहे थे, 2 या 2 से अधिक, और उसको क्या कर रहे थे,
पॉइंट्स उसका ग्राफ बना ले रहते हैं पॉइंट्स के सहायता से। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमको ग्राफ नहीं बनाना है, हमको सिर्फ क्या करना है, जो हम वेरिएबल यहाँ पर लिए हैं उन वेरिएबल का मान निकालना है। यानी हम दो घातीय समीकरण पढ़ रहे हैं तो दो वेरिएबल हमेशा रहेंगे, तो इन दोनों वेरिएबल यानी एस और टी का यहाँ से मान निकालना है। ठीक है, एस और टी का मान निकालना है। तो वो भी क्या करना है, प्रतिस्थापन। देखिए प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि इसमें दो समीकरण रहता है, तो किसी एक समीकरण से किसी एक का मान निकालकर किसी दूसरे समीकरण में जाकर उसको रख देते हैं उसी के बराबर, उसी के स्थान पर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे यस बराबर यहाँ पर निकाल रहे हैं, यस बराबर यहाँ से निकाल लें समीकरण 1, तो इस यस का मान उठाकर कहाँ पर रख देंगे, समीकरण 2 में। इस यस का मान समीकरण 2 में रख देंगे। अब यहाँ से टी बराबर भी लिख सकते हैं, कोई नियम, कोई कंडीशन नहीं है कि आप सिर्फ एक ही बराबर लिखिए। आप दोनों वेरिएबल में से किसी के भी बराबर निकाल सकते हैं और उसमें दूसरे समीकरण में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कर लिया है, यस बराबर निकालें हम, तो यस बराबर निकालें तो इस समीकरण 1 से यस का मान क्या कर देंगे, समीकरण 2 में ले आकर पुट कर देंगे। जब कभी हम किसी समीकरण से किसी वेरिएबल का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रखते हैं तो उसी को बोला जाता है प्रतिस्थापन विधि या विस्थापन विधि बोलते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन बोलिए चाहे विस्थापन बोलिए, दोनों का मतलब सेम होता है, तो इसी को बोला जाता है प्रतिस्थापन विधि। तो इन्हीं विधि से हमको क्या करना है, इसको हल करना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से यस का मान लाकर समीकरण 2 में रख देंगे, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि प्रतिस्थापन विधि कहते किसे हैं। ठीक है, तो 1 से यस का मान रख देंगे, कितना है 7t - 42 बराबर 3t + 6। 3t को उस पर ला जाएंगे, 42 को इधर लाएंगे, तो 7t माइनस हो जाएगा 3t बराबर 6 प्लस ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 42। 7 में से 3 घटाएंगे तो 4t हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा। तो t बराबर क्या हो जाएगा 48 बटे का 4, तो t बराबर काट देंगे 1 और 2 12, यानी t का मान कितना निकल जाएगा 12, t का मान 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल का तो मान निकाल लिए सर, अब इसी वेरिएबल क्या करेंगे, चाहे समीकरण 1 में चाहे 2 में रख दीजिए। तो लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दी। समीकरण क्या है, यस बराबर 7 इंटू टी का मान कितना है 12 - 42, तो यस बराबर कितना जाएगा 12 × 84 - 42, एस बराबर कितना जाएगा 2 घटेगा 4, तो ये एस का मान निकल गया, एस बराबर 42 और टी बराबर 12। तो इसमें जो माना है, देखिए क्या बोला इसमें, तो इसमें आफ्ताब की आयु क्या माना है, यस, और पुत्री का आयु टी माना है। तो आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा, अब 3.1 के पहला क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आफ्ताब पुत्री क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आफ्ताब की आयु बराबर कितना हो जाएगा, यस आफ्ताब का माना गया तो 42 हो जाएगा, और पुत्री का आयु कितना हो जाएगा, पुत्री की आयु बराबर 12। ठीक है, ये हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 8 है, और आपके प्रश्नावली 3.3 का पहला एग्जाम्पल, उससे है ना पहला एग्जाम्पल बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इसको निकालेंगे। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि जो आपका 3.3 वाला प्रश्नावली आ रहा है उसमें हम क्या करेंगे, 2 आपको समीकरण देगा तो उसमें आपके आप सिर्फ कुछ नहीं करना रहेगा, एक समीकरण से निकाल कर दूसरे समीकरण रखना पड़ेगा और वहाँ से x y का मान जो भी वेरिएबल रहेंगे उसका मान निकालना पड़ेगा। ठीक, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या दिया हुआ है, दिया है कि आइए अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण 2 को लें, अर्थात 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 है और 4 पेंसिल 6 रबड़ों का मूल्य 18 है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए ज्ञात कर लेते हैं इसको। तो आइए यहीं पर, अच्छा इसको मिटा देते हैं,
तो आइए लगाते हैं उदाहरण नंबर 9। तो ये है आपका उदाहरण नंबर 9। चलिए क्या दिया, समीकरण क्या दिया हुआ है, दिया है आपका 2x + 3y = 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा दिया है 4x + 6y = 18, इक्वेशन नंबर 2। देखिए अब ये समीकरण कैसे बनाया है इसको भी हम आप लोग को समझा देते हैं। देखिए बोला क्या है कि यहाँ पर आपका 2 पेंसिल और 3 रबड़ों की संख्या क्या माना है, क्या हमें मूल आपका 9 है ना, 9 है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पेंसिल की संख्या, ठीक, एक मान लेते हैं, आसानी रहेगा। माना पेंसिल का मूल्य बराबर x, रबड़ का मूल्य बराबर y मान लेते हैं, ठीक है, x y मान लेंगे। तो चूंकि हम क्या कर रहे हैं, पेंसिलों की संख्या कितनी है 2 और रबड़ों की संख्या है 3 पहले वाले कंडीशन में, और बराबर दोनों कितने रुपए में खरीद रहे हैं, 9 रुपये में। तो ये हो जाएगा। दूसरे बार में क्या है, 4 पेंसिल खरीद रहे हैं और 6 रबड़ खरीद रहे हैं, टोटल 18 रुपये में। तो ये दूसरा बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग को क्या करना है कि प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 2 कॉमन है, काट देंगे तो यही वाला समीकरण आ जाएगा। क्या आएगा, दोनों सेम समीकरण आएंगे, दोनों सेम आएंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जब 2 समीकरण, अब जाइए पिछले वाले अभ्यास में, अभ्यास नंबर 3.1 में, उसमें क्या हो रहा था कि जब 2 समीकरण एक ही रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, समपाती। समपाती का मतलब कि उनके क्या होते हैं, अनेक हल हो जाते हैं, है ना, अनेक हल, यानी कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। जब एक के ऊपर एक का मतलब क्या है, दोनों समीकरण क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनका x y का जो भी मान निकालेंगे वो सेम निकलेगा, है ना। तो ये भी क्या है, समपाती हैं। समपाती हैं इसलिए हम क्या कर सकते हैं, समपाती का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर x y का मान, मतलब बहुत सारे x y का मान निकल सकता है, कोई फिक्सर नहीं है, निश्चित नहीं है कि यहाँ पर x y का मान क्या निकलेगा। x y का मान यहाँ पर हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, सेम है। जैसे देखिए सेम का मतलब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2x + 3y = 18। तो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x + 3y = 9। कितना जाएगा, बराबर 9। देखिए ऊपर वाला आ गया ना, ऊपर वाला ही क्या आ गया, सेम आ गया समीकरण। इसका मतलब कि जो ऊपर वाला है यही है, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे पर होंगे, दोनों क्या हैं, एक दूसरे पर हैं। इसका मतलब समपाती है। समपाती का मतलब कि x और y एक दूसरे को, मतलब x और दोनों जो समीकरण हैं एक दूसरे को हर जगह, मतलब कई जगह क्या करेंगे, टच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। इसका मतलब ये एक दूसरे के ऊपर ही हैं। तो x और y का बहुत सारे मान निकलते हैं, है ना। x और y का जब समपाती होते हैं, दो रैखिक समीकरण जब आपस में समपाती होते हैं तो उनके क्या होते हैं, अनंत हल निकलते हैं। 1-2 नहीं, अनंत हल, आपका जितना मन करे उतना आप उसका हल निकाल सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से इनका हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में x और y का कोई एक निश्चित फिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। कैसे, आइए लगा कर देख लेते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब उठाएंगे समीकरण 1 को, तो समीकरण 1 से, ठीक है, लिख लेंगे 2x + 3y = 9। तो 2x 9 - 3y, x बराबर क्या हो जाएगा, 9 - 3y / 2। अब इसे x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर कितना हो जाएगा आपका, 2 9 - 3y / 2 = 9। कितना हो जाएगा, बराबर 9। अच्छा, +3 है, +3y भी है, बराबर 9। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 - 3y + 3y बराबर 9। 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, देखिए 9 बराबर 9। यानी कि यहाँ पर आपको क्या है, वेरिएबल ही कैंसिल हो गया, वेरिएबल ही कैंसिल हो गया। आपको क्या सिर्फ कांस्टेंट बढ़ता है
9 बराबर 9, यानी कि स्टेटमेंट तो क्या है, ट्रू है, क्योंकि दोनों पक्ष क्या है, बराबर। इसका मतलब आपका जो कथन दिया गया वो सत्य है। लेकिन बात यहाँ पर ये फंस रहा है कि दोनों क्या है, संपाती हैं। संपाती होने कंडीशन में हम वेरिएबल का 1 2 3 मतलब कोई एक वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, कई अनंत वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर जो पेंसिलों और रबड़ों का मूल्य है वो हम नहीं निकाल सकते हैं। इसका क्या होगा, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, इनका हल क्या है, एक हल संभव नहीं है, ठीक है, इनका एक हल संभव नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः पेंसिल तथा रबड़ का केवल एक हल संभव नहीं है, ठीक है। अर्थात इनके अनेक हल हैं। बस अब कुछ नहीं करना है। इतना करने के बाद ये स्टेटमेंट लिख दीजिए, आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि क्यों इसके एक हल नहीं निकलेंगे, क्यों अनंत निकलेंगे। हमने आपको चैप्टर के शुरुआत में बता दिया था संपाती, समांतर और प्रतिच्छेदी क्या होते हैं। यदि ये प्रतिच्छेदी होते तो इनका एक्स वाई का मान निकलता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, संपाती हैं। संपाती का मतलब कि एक के ऊपर एक बिलीव है, एक के ऊपर क्या है, दोनों समीकरण क्या है, एक के ऊपर एक है, इसलिए इनके अनंत हल होंगे, ठीक है। चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 दिया है कि आइए अनुच्छेद 3.2 का उदाहरण लें और उदाहरण 3 ले, यानी अनुच्छेद जो दिया आपका 3.2 उसका उदाहरण 3 लेना है। क्या रेल पटरियाँ एक दूसरे को काटेंगी, यानी कि जो आपका उदाहरण नंबर 3 है इस चैप्टर का, उदाहरण नंबर 3, उसमें आपका एक रेल वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी को हल करना है, उसी को क्या करना है, हल करना है। तो बोल रहा है कि क्या संभव है कि रेल की पटरियाँ एक दूसरे को काटेंगे, तो क्या संभव नहीं है, है ना, संभव नहीं है। ऐसा ही लग रहा है कि रेल पटरी क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, उसको कितना भी आगे बढ़ाएंगे, कितना भी पीछे बढ़ाएंगे, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ऐसा ही क्या पता चल जा रहा है कि एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, यानी ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, क्या होगा, असत्य होगा, असत्य हो गया। चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। तो उदाहरण नंबर क्या है आपका, 9 हो गया है। उदाहरण नंबर आप लिख लेते हैं, उदाहरण नंबर 10। चलिए 10 देखिए, समीकरण क्या दिया हुआ आपका, समीकरण दिया हुआ है x + 2y बराबर -4 बराबर 0, और दूसरा दिया है 2x + 4y - 12 बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। ये आपको समीकरण दिया हुआ है, ये आपको समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। ये अब इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का यहाँ पर मकसद क्या है कि इसमें जो वेरिएबल है उनका मान निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, फर्स्ट से, यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी एक के बराबर निकालेंगे। देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि जो वेरिएबल दोनों रहते हैं, आप उसका किसी एक के बराबर लिख लीजिए, और जो किसी एक वेरिएबल का मान मतलब बराबर लिखकर उस वेरिएबल का जो मान निकाले हैं उसको किसी दूसरे में पुट कर दीजिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x + 2y - 4 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, सभी इसको इस पर लाएंगे तो हो जाएगा 4 - 2y, इतना हो गया। अब इस x का मान रख देंगे समीकरण 2 में, है ना, समीकरण 2 में, एक में नहीं रखेंगे, एक में रखेंगे तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, दोनों सब खत्म हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जिससे निकालते हैं उसमें नहीं रखते हैं, दूसरे वाले वेरिएबल रखते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख दीजिए 2 में, क्या है 2,
और x बराबर कितना निकाले हैं 4 - 2y, रख दीजिए 4 - 2y प्लस 4y - 12 बराबर 0। मल्टीप्लाई करेंगे 8 - 4y प्लस 4y - 12 बराबर 0। 4y प्लस माइनस कैंसिल और ये आपका हो जाएगा 8 - 12 बराबर 0 -4 बराबर 0। देखिए यहाँ आ गए ना, -4 बराबर 0। क्या ये संभव है कि किसी नंबर के बराबर, किसी इंटीजर के बराबर 0 हो सकता है? नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। किसी इंटीजर के बराबर 0 नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता। यानी कि ये जो कथन है वो क्या है? असत्य है। कथन क्या है? असत्य है। कथन में क्या बोला है? पूछा है कि क्या दो रेल की पटरियां आप एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट कर सकती हैं? तो नहीं, सिंपल सी बात है, सभी लोग जान रहे हैं कि रेल की पटरी कभी एक दूसरे को क्या कर सकती है? इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। इसलिए हम यहाँ से एक्स वाई का मान नहीं निकाल सकते हैं। लिख देंगे अतः यह कथन, लिखेंगे यह कथन असत्य है, असत्य है। इसलिए रेल की पटरियां एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। बस ये आपका क्या हो गया? आंसर खत्म। इससे पहले क्या आया था? दोनों बराबर आए थे, यानी कोई स्टेटमेंट तो सही है, मतलब वो कथन तो सही है, वो कथन क्या है? सही है, लेकिन ये कथन सही नहीं है। वो कथन सही था, उसके अनंत हल नहीं कर रहे थे, लेकिन ये क्या है? कथन ही गलत है। जब कथन ही गलत है तो उससे कोई हल निकलने की तो बात आएगी नहीं, है ना, नौबत आएगी नहीं। इसलिए आपका क्या हो जाएगा? इतना आ गया। इसलिए इसको लिख देंगे कथन असत्य है, अतः रेल की पटरियां एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। तो ये आपका हो गया उदाहरण प्रश्नावली 3.3 के सभी तीन। इससे पहले 3 एग्जाम्पल थे और हम लोग इस तीनों एग्जाम्पल को लगा लिए, ठीक है। तो इस एग्जाम्पलों को लगाने के बाद हम ये समझ गए हैं कि जो हमारा प्रश्नावली 3.3 है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? लैंग्वेज प्रॉब्लम्स देंगे या समीकरण बनाया हुआ देगा, उसमें से क्या करना करेगा? बोलेगा कि प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करिए, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करिए। तो कुछ नहीं करना है, यदि समीकरण बनाया देगा तो आसान मक्खन हो जाएगा, नहीं तो लैंग्वेज प्रॉब्लम देगा तो सबसे पहले उसका समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर वहाँ से किसी का मान निकाल के दूसरे में पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होगा कि किसी एक समीकरण से किसी एक वेरिएबल का मान निकालकर दूसरे समीकरण में पुट कर देंगे, वही आपका क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन विधि। ओके, चलिए तो अब लगा लेते हैं प्रश्नावली 3.3। आइए लगाते हैं।